बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के ऊपर एक और टेक्निक देने जा रहा हूँ और इस टेक्निक के ज़रिए आप किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर आप पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं और बिहेवियर आप उसका नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वो कैसे वो बिहेवियर चेंज करता है। स्पेशली ये बिहेवियर तब आप चेंज करते हैं जब आप किसी को एक कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन दो होती है। अब या तो ऑलरेडी एक बंदा एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चल रहा हो, तो उसमें जो मैनिपुलेटर है, जो डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहा है, उसके लिए इतना मेहनत करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। तो उसका बिहेवियर चेंज करना सिर्फ वही काम रह जाता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में उसको एक नई असाइनमेंट मिलती है, यानी कि उसका पहले आपने जो मैनिपुलेटर है वो क्या करता है कि पहले उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, फिर उसका बिहेवियर चेंज करता है। ये दो सिचुएशन होती है। आइदर पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके वो यू इन्फ्लुएंस करे, या ऑलरेडी वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चल रहा हो, तो वो जाहिर है फिर मैनिपुलेटर के लिए आसानी हो जाती है। अब इस टेक्निक को, जिसमें हम बिहेवियर चेंज करते हैं, इस टेक्निक को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस को आप सादा लफ्जों में ना मेंटल डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हैं, मेंटल कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। होता ही है कि इसके पीछे एक साइंस ये होती है कि जो भी आपका बिहेवियर होता है ना, उस बिहेवियर के पीछे आपका बिलीव होता है, जिसकी वजह से आप वो बिहेव करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे ही है कि मेरा एक बिलीव है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन समटाइम ये होता है कि जब आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो स्मोकिंग करना आपका बिहेवियर है, लेकिन बिलीव पीछे ये है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है। अब ये दो सिचुएशंस हैं। बिलीव आपका ये है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब आपका बिहेवियर जो है वो डोमिनेट कर रहा है आपके बिलीव के ऊपर। अब ये ऑलरेडी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस बंदे के ऊपर, यानी कि एक बंदा स्मोकिंग के ऊपर लगा है ना, इसका मतलब उसने अपना बिलीफ के ऊपर बिहेवियर को डोमिनेट कर लिया। और वो किसी ने करवाया होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डार्क साइकोलॉजी लगी, जिसकी वजह से वो स्मोकिंग में आया। अब वो जो डार्क साइकोलॉजी लगाने वाला है, अब उसको पता भी है या नहीं पता है कि मैं ये डार्क साइकोलॉजी लगा रहा हूँ, लेकिन वो नेचुरली साइकोलॉजी, आपको पता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि साइकोलॉजी जो है ना वो बुक्स बुक्स से नहीं आती, साइकोलॉजी ह्यूमन से आती। यानी कि यहाँ पे मेरी एक लाइन भी है, साइकोलॉजी डजंट लाइज इन द बुक, साइकोलॉजी लाइज इन द पीपल। लोगों में से नोट होती तो फिर उससे बुक्स लिखी जाती। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। अब इसका मतलब है जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसके ऊपर डार्क साइकोलॉजी लगी होगी, या कोई भी वो बिहेवियर जो उसके बिलीफ सिस्टम को डोमिनेट कर दे, इसका मतलब उसके ऊपर कहीं डार्क साइकोलॉजी लगी, उसका बिहेवियर चेंज किया गया। अब होता क्या है, इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है कि जब भी आप किसी इंसान के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कि डिस्कम्फर्ट या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो होता क्या है, आपके दो ब्रेन एरियाज वहां पे काम कर रहे होते हैं। एक आपका जो डर वाला हिस्सा होता है, इमोशंस वाला हिस्सा होता है, जिसे हमें मैगडाला कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है ना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, डर क्रिएट कर देता है। जब भी आप डर वाले सिचुएशन में होते हैं, ब्रेन का दूसरा एरिया जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब वो डिसऑर्गेनाइज होता है, जिसने डिसीजन करना होता है वो डिसऑर्गेनाइज होता है, तो उस से वो डिसीजन सही नहीं हो पाता। तो जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है, उसके वो अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। अब मैनिपुलेटर करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनिपुलेटर किसी को ये चाहता है कि उसको नशे के ऊपर लगा दे। मैं खासकर इस हवाले से बात करूं ताकि लोग इसको समझें, और ये जो बहुत एक ट्रेंड चल रहा है नशे का, उससे निकलें। बहुत से लोग जो है ना, आपको
ये कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली टेक्निक इस्तेमाल करके आपको नशे पे लगा लेते हैं। या कोई भी नशा, मैं कहता हूं आपका कोई भी बिहेवियर चेंज हो रहा ना, ये नोट कर लें, आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी लग रही है। वो बिहेवियर, हाँ वो बिहेवियर जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैनिपुलेटर होते हैं वो सिचुएशंस को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, वो थोड़ा सा सैड है। अब इस सिचुएशन में वो स्टूडेंट ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी लगानी आसान होती है, वो लगा कैसे रहा है? उसके बिलीव में ये है कि स्मोकिंग या नशा अच्छा नहीं। मैनिपुलेटर आया, अब ये सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है। मैनिपुलेटर आया, कहता है यार छोड़ो, ये तो सारी जिंदगी चलती रहती, अब ये जरा एंजॉय करो एकदम, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। अब कोई भी एडिक्शन हो सकती है, इवन स्मोकिंग भी हो सकती है। वो थोड़ा बहुत उसका जो बिलीफ सिस्टम उसको वो जरा नहीं करने देता, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आता है, वो भी, उसने भी स्मोकिंग शुरू की और अगले को भी कह रहा है, तो शायद उसका दिल बन जाता है, क्योंकि अब उसका जो बिहेवियर है ना, वो उस टाइम वो कंफ्यूजन में चल रहा है। अब जो मैनिपुलेटर उसकी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। अब जब वो कंफ्यूजन में चल रहा होता है, तो जिस साइड पे मैनिपुलेटर लेके जाना चाहे अगला बंदा आसानी से जा सकता है। क्यों? उस टाइम उसकी डिसीजन पावर जो है वो सही नहीं होती, यानी कि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसऑर्गेनाइज होता है, उसे डिसीजन नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि उस टाइम जो मैनिपुलेटर है वो जिस साइड पे उसको लेके जाना चाहे लेके जा सकता है। हाँ, वहां पे अगर कोई पॉजिटिव मैनिपुलेटर भी हो ना, तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छी जगह पे भी, वो ये भी कह सकता है, एक बंदा आपकी जिंदगी में उस सिचुएशन में ऐसे एंटर हुआ कि भाई ये देखे, कोई मसला नहीं है, अल्लाह की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी ज़ात है, ठीक है, आप इस पे परेशान ना हो, एंड लेट्स ट्राई अगेन, आप दोबारा एग्ज़ाम दें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आए हम नमाज पढ़ने चलते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े रखते हैं, कोई मसला नहीं। अब वो इस तरह भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, जब आप कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, तो कंफ्यूजन की स्टेट जो है वो इतनी नाजुक सिचुएशन होती है कि आप इंसान को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर मैं एज की बात करूं ना, उम्र की बात करूं, जो नॉर्मल एक इंसान होता है, जो टीन होते हैं ना, टीन जो होते हैं, वो उनके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करना बड़ा आसान होता है। वो इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन इटसेल्फ ज्यादा प्रोन होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस के लिए। क्यों? टीन एज के अंदर हार्मोनल वेरिएशन चल रही होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल में तो ऑल द लाइफ हार्मोनल वेरिएशन चलती रहती है, लेकिन ये जो खास एज है जिसे हम टीन एज कहते हैं, ठीक है, तो 13 से लेके 19, 20, 21, ये वाली जो एज होती है, इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका ब्रेन वैसे डिसऑर्गेनाइज होता है। इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी नशे हैं, जितने भी एडिक्शन में लोग आते हैं, वो इसी उम्र में आते हैं। देखिए, 40 साल का बंदा कभी नशा नहीं शुरू करता, क्योंकि उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस थोड़ी सी क्रिएट करना मुश्किल होती हो सकती है, यानी मैनिपुलेटर कहीं भी किसी भी टाइम पे आपको मैनिपुलेट जरूर कर सकता है, लेकिन उस टाइम मुश्किल होता है, क्योंकि आपके ब्रेन में स्टेबिलिटी आ एटलीस्ट एक एरिया आपका क्लियर होता है, वो आपको सेव करता है। लेकिन जो टीन एज है, मैं अक्सर ये कहता हूं कि अपने बच्चों को इस उम्र के अंदर बहुत मेंटोर करने की जरूरत है, उनको साथ रखने की जरूरत है, फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा ऑलरेडी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डिसोनेंस में चल रहा होता है, और मैनिपुलेटर जो होता है उसके हाथ उसके शिकंजे में होता है, वो जिधर लेके जाना चाहे लेके जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये उम्र ऐसी है जो आपको हीरो भी बना सकती है और आपको जीरो भी बना सकती है। तो क्यों? कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से ये उम्र भरी होती है, और मैनिपुलेटर आपको जिधर लेके जाना चाहे लेके जा सकता है। तो इस डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक को समझें। आप जहां पे किसी अच्छे काम के लिए लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, कहीं आपके ऊपर लग रही है तो आप उससे बचें, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि आपको वो सारी टेक्निक बताऊं जिससे आप बच सकें, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर एक्सरसाइज करें, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट्स, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।